नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। जब भी कोई आंदोलन होता है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए ये बहुत कम संभव होता है। आंदोलनकारियों की मांगों को जब अनसुना किया जाता है या आंदोलन में आपराधिक किस्म के लोग शामिल हो जाते हैं तो आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ आम बात है, जिससे सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ कभी कभी निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इससे निपटने के लिए कड़ा रुख अपना लिया है। सरकार ने बजट सत्र के आखिरी दिन संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पास कर दिया है, जिस पर विपक्ष बिफर गया। तो आज बड़ा मुद्दा में इसी बिल पर बात करेंगे कि विपक्ष को गुस्सा क्यों आया और सरकार ने विपक्ष से बिल पर सवाल क्यों पूछा। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित कर दिया गया। अब संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की जाएगी। इससे पहले बिल चर्चा के लिए पेश करते ही सदन में कांग्रेस ने भारी हंगामा कर दिया। नाराज कांग्रेसी वेल में पहुंच गए। कांग्रेस विधायकों ने बिल वापस लेने के लिए नारेबाजी की। वहीं इसी शोर शराबे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। आपको जानकारी दें कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षति वसूली का विधेयक सोमवार को विधानसभा में पारित नहीं हो पाया था। गृह मंत्री अनिल विज ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 सदन में पेश किया था। विज ने जैसे ही विधेयक पेश किया तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर सवाल उठाते हुए यह कहा था कि सरकार यह विधेयक जल्दबाजी में लाई है। वह विधेयक को लेकर सीएम मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। और अब सवाल यह है कि क्या यह पूछा उनसे कि क्या कांग्रेस अपराधियों के साथ है। तो कुल मिलाकर संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 हरियाणा विधानसभा में पास हो चुका है, लेकिन यह विधेयक क्या वाकई संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इस पर बात करना जरूरी है। और क्या उपद्रवी लोगों की अब खैर नहीं, या इस बिल पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी जैसे कि विपक्ष की मांग है। विधेयक पर अगर बात करें, पास होने से पहले चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सवाल खड़े किए गए। वो सवाल आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ इसका जवाब भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार ने कुछ बातों पर आपत्ति नजर आई कांग्रेस की। जुर्माने की राशि पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए। इसके अलावा जुर्माने की राशि के खिलाफ हाईकोर्ट जाने में दिक्कत, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। जुर्माने की 20% राशि पहले जमा करानी होगी, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। डर पैदा करने के लिए कानून लाई है सरकार, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में कहते नजर आए। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार सबका है। शरारती तत्वों के लिए पहले से कानून है, जिस पर पहले से कानून तो अब जरूरत क्यों पड़ी। सेक्शन 14.2 के प्रावधान गलत हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। प्लानिंग करने वाले सब लोग फंस जाएंगे, ये भी उन्होंने इस बिल पर सवाल खड़े करते हुए कहा। हमें यह बिल मंजूर नहीं, बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, ये हुड्डा ने उस वक्त कहा। अब सरकार ने कहा कि बिल का किसान आंदोलन से संबंध नहीं है। अनिल विज ने कहा पता चलेगा कि कौन अराजकता के साथ और आगजनी के साथ है, यह विज ने कहा। यह भी पता चलेगा कि कौन शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ है और कौन नहीं है। गैर कानूनी गतिविधि करने वालों को सजा होगी, सीएम ने यह कहा। बिल में सरकारी और निजी संपत्ति से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो राज्य की जिम्मेदारी है, सीएम ने कहा। करेंगे कि इस बिल को लेकर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। सवाल है टाइमिंग को लेकर। कांग्रेस पार्टी कहती है टाइमिंग सवाल पैदा करती है। रघुवीर कादियान ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी का स्तर गिर रहा है, यह कादियान ने आरोप लगाया। बिना सोचे समझे सरकार बिल लेकर आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए। आज इसी बिल पर बातचीत करेंगे। इस बिल पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है और सरकार को इतना भरोसा क्यों है कि यह बिल जो है अब पारित हो गया है। अब इससे प्रदेश में जो आपराधिक किस्म के लोग जो हैं वो
अब ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान नहीं होगा। अब इसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवाऊंगा। देश है और इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर जत्थेबंदी को, हर संगठन को अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रोपोगेट करने के लिए एजिटेशन करने का अधिकार है, उसका हम सम्मान करते हैं। परंतु ये जो बिल है ये उनको रोकने के लिए नहीं है। ये बिल आंदोलनों के दौरान, प्रदर्शनों के दौरान जो लोगों की संपत्ति जलाई जाती है, सरकारी संपत्ति जलाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, उसकी रिकवरी के लिए ये हम बिल लाए हैं। और इसका किसानों के आंदोलन से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि किसानों का आंदोलन 110 दिन से ज़्यादा हो गए। कहीं पर कोई पत्ता टूटने की भी खबर नहीं आई है कि उन्होंने कोई पत्ता तोड़ा हो, तो उससे कोई लेन देन नहीं है। ये तो हम काफ़ी लंबे समय से विचार कर रहे थे। वैसे तो ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में इस प्रकार की बात हमेशा कही है कि किसी भी, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपना एक मलकियत होती है, एक व्यक्तिगत रूप से आदमी की, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्टेट की होती है। इसी प्रकार पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, लेकिन उस पर भी अधिकार है, तो प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का उसके ऊपर अधिकार है। कोई भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो किसी ना किसी का लॉस होता है। लॉस करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो अपनी किसी ना किसी एक गलत काम के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपनी बात कहने के लिए छूट है, कोई प्रदर्शन करना उसमें छूट है, कहीं भी कोई धरना देना है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी आपने सुना, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी आपने सुना। हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को या फिर किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। इसलिए हम ये बिल पहले भी लाना चाहते थे, लेकिन अब लेकर आए हैं और इसके पीछे वजह यही है कि आपराधिक किस्म के लोगों को रोकना है। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों है, इस पर हम बातचीत करने वाले। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है और बीजेपी को यह अच्छा क्यों लगता है जो बिल लेकर आई है वो भी अपनी बात रखें, लेकिन इसमें कानूनी पहलू क्या है ये भी समझना जरूरी है। और राजनीतिक तौर पर इस बिल को लेकर राजनीति के जानकार लोग क्या कहते हैं ये भी इस खास चर्चा में आज हम जानेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। भारत भूषण जोयाल है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। जोयाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। खालिद चहलका, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। चालका साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शंभू भद्रा, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। शंभू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर शालिनी यादव, अधिवक्ता मेरे साथ है। शालिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। मैं पहला सवाल भारत भूषण जोयाल जी आपसे करना चाहूंगा। ये बिल बहुत पहले लाया जाना चाहिए था, जिसको लेकर हम सीएम मनोहर लाल को सुन रहे थे, लेकिन अब इसको लेकर आए हैं। क्या ऐसी बड़ी बातें आपको लग रही थी? हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए, सवाल क्यों खड़े कर रहा है विपक्ष समझेंगे, लेकिन सरकार ये बिल लेकर आई है, विधेयक पास किया है। कितनी जरूरत इसको लेकर सरकार महसूस कर रही थी? शमशेर जी, पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिकार है सबको अपनी बात रखने का, आंदोलन प्रदर्शन करने का। लेकिन अक्सर पूरे देश में ही देखा गया है कि जब आंदोलन में शरारती तत्व, असामाजिक तत्व चले जाते हैं, इसी तरीके से घुसपैठ कर लेते हैं, तो उनका अर्थ मकसद ये होता है कि किसी तरीके से या तो आंदोलन को नुकसान पहुंचाया जाए या आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाए ताकि आंदोलन भी तो धरातल पर बदनाम हो जाए और सरकार का और समाज के बीच में इस प्रकार का तनाव बन जाए कि व्यवस्थाएं बिगड़ जाए, कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाए कि अगर पुलिस या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंदोलनकारियों के साथ सख्ती से निपटे तो सरकार के ऊपर बदनामी का दाग लगे और आंदोलनकारी किसी तरीके से भड़क जाए तो आंदोलन को नुकसान पहुंचे या नेताओं को, इस प्रकार से समाज का नुकसान होता है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी और न्यायालय ने भी कई बार संज्ञान लिया और पब्लिक में भी, आम आदमी ने कई बार ऐसा कहा है
आवाज उठी है समाचार पत्रों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से कि आंदोलन करें, कोई भी करे, लेकिन हमारी संपत्ति का, सरकार की संपत्ति का, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान क्यों करें, और करें तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो निश्चित रूप से इसकी बहुत आवश्यकता थी और आज हरियाणा सरकार ये कानून लेकर के आई है। तो मेरे विचार से पूरे प्रदेश की जनता से अगर पूछा जाए तो जनता इसका खुले मन से स्वागत करेगी कि हाँ, आंदोलन करिए। हो सकता है जनता भी किसी आंदोलन में अपना भागीदारी निभाती है, आंदोलन का साथ देती है, चाहे मूक दर्शक होकर के समर्थन करे, लेकिन करती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं चाहती कि पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की मानसिकता पर अंकुश लगना चाहिए जो इस प्रकार से किसी आंदोलन या प्रदर्शन को आड़ में जाकर के समाज का, देश का और समाज की सामाजिक संरचना का इस प्रकार का नुकसान करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कानून को लेकर के आई। मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश इस पर सरकार की प्रशंसा करेगा कि हाँ, ऐसा कानून निश्चित रूप से होना चाहिए। जी, खालिद चालका साहब, आपत्तियां दर्ज आप लोग करा रहे हैं, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि अक्सर देखा जाता है जब भी कोई आंदोलन होता है वहां पर आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा ऐसा होना स्वाभाविक सी बात है। और हरियाणा जैसे प्रदेश में हमने पहले भी कितने सारे आंदोलन देखे, लेकिन अब किसान आंदोलन की बात करें तो शांतिपूर्ण चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद गृह मंत्री अनिल विज भी बात कह रहे हैं, लेकिन आज इस आंदोलन, इस बिल को लेकर आप लोगों को आपत्ति नजर आई, क्यों? शमशेर जी, हमारे हरियाणा में और पूरे देश में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, शरारती तत्वों को काबू करने के लिए बहुत सारे कानून पहले से बने हुए। सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून लाने की टाइमिंग क्या है, सरकार की मंशा क्या है। जब पूरे हरियाणा में किसान, छात्र, कर्मचारी सभी लोग आंदोलित हैं और सभी अपनी मांगों के लिए कुछ न कुछ न जाए, इसकी इजाजत हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, सरकार या विपक्ष में बैठा व्यक्ति नहीं देता कि आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है? एक तरफ देखिए कि ये कानून उत्तर प्रदेश में आता है, वो जहां भाजपा की सरकार है, दूसरा हरियाणा में आता है। तो आप लोगों की मंशा क्या है, ये देखने की बात है सरकार की। जब ये कानून आपको लाना था तो जब विधानसभा में और भी विपक्ष भी है, सब लोगों से राय मशवरा करने के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने सदन में कही कि विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी को इसको भेजिए, उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद लेके आएंगे, लेकिन भाजपा ने वो चीज नहीं सुनी। ये एक टेरर पैदा करने के लिए प्रदेश के लोगों में, प्रदेश के जो लोगों की आवाज उठाते हैं उनको डराने के लिए, उनमें एक भय फैलाने के लिए कानून लाया गया है। और मैं समझता हूं कि इस कानून की, जब ऑलरेडी हमारे देश प्रदेश में ये कानून है कि सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत सारे कानून हैं। तो ये कानून की जो टाइमिंग है आपकी, ये आपके प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। दूसरा प्रश्न चिन्ह यहां मजबूत हो जाता है कि जब आप विपक्ष के नेताओं से सिलेक्ट कमेटी में ले जाने को उसको तैयार नहीं है और मनमानी आप कर रहे हैं विधानसभा में, तो ये चीज आप पे सवाल पैदा करती है। अन्यथा जब हमारे प्रतिपक्ष नेता माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि जो 14.2 इसका जो है उसमें बिल्कुल निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रावधान है, और आप 10 लोगों ने कुछ काम किया और उसमें 10,000 लोगों को फंसाएंगे। मतलब ये है कि आपके निशाने पे जो होंगे, सरकार के निशाने पे जो लोग होंगे, उन लोगों को फंसाने का ये काम कानून करेगा। और भाजपा का ऐसा लगता है कि वो हमेशा सत्ता में रहने वाले हैं, कल को ये कानून, उनको ऐसा लगता है कि ये कानून वो सत्ता में रहने वाले हैं और विपक्ष में हमेशा कांग्रेस रहेगी। तो ये इनकी भूल है। ये कानून कहीं न कहीं उनको भी परेशान कर सकता है अगर उनकी मंशा ये है तो। अन्यथा ऐसी चीजों को रोकने के लिए पहले से हमारे प्रदेश में बहुत सारे कानून है, लेकिन ये बीजेपी की मनमर्जी है और लोगों को दहशत फैलाई जा रही है। बताइए ठीक है, कौन कौन से कानून आपको नहीं लगता कि हमारे पास पहले से ये कानून है कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? और कौन कौन से कानूनों का उसमें उपयोग किया गया, कब कब उपयोग किया गया, बताइए जरा। नहीं, मैं आपसे कौन सीधा कौन से से सवाल कानून कर है रहा और हूं। आज तक किस किस कानून का उपद्रव में दंगाइयों पे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने वालों पर इस्तेमाल किया? कांग्रेस तो बहुत समय से सरकार में रही है, बताइए आपने कौन से कानून के अंतर्गत किसको सजा दी है, किससे रिकवरी की? मैं आपके सवाल के जवाब में ये कह रहा हूं। आप बात कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रदेश की जनता सुन रही है। उत्तर दे रहा हूं ना। आपने किस कानून के तहत किस दंगाई पे कितनी रिकवरी की आज तक, एक उदाहरण दे दीजिए। आपको ऐसा लगता है, उदाहरण भी मैं आपको देने वाला हूं, आपको ऐसा लगता है कि भाजपा और भाजपा से जुड़े लोग वो देशभक्त भी हैं, शांति प्रिय भी हैं, उसके अलावा जो भी प्रदेश की जनता है, चाहे वो विपक्षी पार्टियों में है,
चाहे आम लोग हैं, वो सब आप लोग दंगाइए। बताइए आप इस खालिद शब्द का भाई, इस्तेमाल खालिद कैसे भाई, करते हैं? बड़ी अच्छी खालिद भाई, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। भारतीय जनता जी, जी। पार्टी विपक्ष में रही है, हमने आंदोलन भी किया, हमने धरना प्रदर्शन भी किए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर कोई ऐसी कार्रवाई की है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो आपने कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता या आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कौन सी रिकवरी की है, कौन सी क्षतिपूर्ति का दावा आपने किया? अगर आप हमें देशभक्त नहीं मानते हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र के हित में ही कानून लाने की बात करें, आप हम पर बता दीजिए। हम तो विपक्ष में रहे, हमने बहुत धरना प्रदर्शन आपके विरोध में किए, आपने हम पर कब कौन सा कानून लागू करके कौन सी क्षतिपूर्ति हमसे की है, बताइए जरा। नहीं, क्षतिपूर्ति की जो बात आप कर रहे हैं, इस देश तो आपने में भारतीय जनता कानून पार्टी को प्रश्न, आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रश्न चिन्ह लगाया खालिद भाई कि ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं और ये चाहते हैं कि कांग्रेस विपक्ष में रहेगी तो हमेशा इन पर ये कानून लागू होगा, हम पर भी होगा, अगर हमारे कार्यकर्ता कुछ ऐसा करेंगे हम पर भी लागू। लेकिन आप एक उदाहरण तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पर यह प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है कि अपने समय में ये दंगा करते थे, इन्होंने बहुत कुछ नुकसान किया देश का, प्रॉपर्टी का, और अभी कांग्रेस के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, हमने कब ऐसा किया है? आपको क्यों अपने ऊपर डर लगता है? आपको अपने ऊपर ये डर क्यों लग रहा है कि हम विपक्ष में हैं, हम कोई ऐसा दंगा करेंगे, हमको इस कानून में फंसाया जाएगा? ये आपको जवाब अपने साहब ऊपर सुन क्यों लीजिए, लग रहा डर है? हमारा नहीं है। आपका ही डर है, आपने अपने ऊपर कहा है। भाजपा ने, हाँ मैं कह रहा हूँ आपसे, आपने यही कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए कांग्रेस के विरोध में इस्तेमाल होगा। आप सुन लीजिए ना, जी, भाजपा जी, की जहां सरकार नहीं है, भाजपा ने जहां सत्ता मारने की कोशिश की, वहां पे आपने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां आपने जातीय जहर नहीं खोला, सांप्रदायिक जहर नहीं खोला। ठीक है, नहीं आपकी देख, पार्टी ने। मैं खालिद चलका साहब देखिए, आपसे आप ये प्रश्न को समझने की टाल कोशिश कर रहे हैं हम कि आप लोगों को इससे आपत्ति क्या है, मैं ये जानना चाह रहा आप था बताइए आपसे। आपत्ति क्या है? कहां पर इसमें आप आपत्ति लोगों इसमें को कमी लगती है, क्या दिक्कत है इससे, ये बताइए। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, दोनों गलत है। और ऐसे में अगर ये बिल आया है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप लोगों को इससे आपत्ति क्या है, मैं वो समझना चाह रहा हूं। कहां परेशानी, उस पर बात हम कर रहे हैं। मैं एक सीधा आपको बहुत छोटा जवाब दे देता हूं। पहले से इस देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक कानून है कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ये आपने इसमें ऐड कर दिया कि उनसे आप ये पूर्ति करेंगे नुकसान की। इस प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था को सही करने के लिए पुलिस है और सारी चीजें हैं, तंत्र है। लोग, आप जो प्रदर्शन की बात करते हैं, इससे प्रदर्शन को रोकने का एक इशारा आप लोगों को देते हैं। सराज तत्वों को कौन छूट देता है इस देश प्रदेश में? जब 10, इसमें आपने एक कानून दिया है कि आप 10 लोग, अगर 10 लोग कोई करते हैं, अगर कोई 10 लोगों से गुनाह होता है, तो जितने लोग उसमें शामिल हैं आप सबसे वसूली करेंगे। ये कैसे होगा? जो अपने घर में बैठा उससे वसूली करेंगे। ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगर आप पूरा कानून आप भी पढ़ेंगे, कोई भी जानकार उसको पढ़ेगा, तो उसमें लगेगा कि इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी फंसाए जा सकते हैं। ये हमारा ऐतराज है इसमें। मैं शंभू जी आपके पास आऊंगा। ये जो बात आज हम कर रहे हैं कि कानून को लेकर बातें हो रही हैं, सरकार को ऐसा लगता है कि ये जरूरी हो गया था और ऐसा कोई कानून था नहीं पहले से। दूसरा, विपक्ष का ये कहना है कि ऐसा कानून पहले से, कुछ भी अगर कोई गलत करता है, इलीगल काम करता है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हालांकि ऐसे कानून में कई सारे कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि कोई गलत करेगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन ऐसा अक्सर बहुत कम देखने में आया कि किसी ने ऐसा कोई आंदोलन किया हो, किसी बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ हो और बहुत बड़े स्तर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। आज कितनी जरूरत इसकी थी? यहाँ पे मैं बात की है कि कानून इस तरह के मौजूद है। शंभू जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। शंभू जी, आपकी आवाज में दिक्कत है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आपसे बात करके दोबारा जोड़ा जाए, कुछ आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तब तक मैं शालिनी यादव जी से बात करना चाहूँगा। शालिनी जी, जो कोई भी देश में कानून है, चाहे प्रादेशिक स्तर पर हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है तो क्या उसके लिए पहले से हमारे पास कानून है, वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाते ठीक से, तब ये ज़रूरत आन पड़ी, या फिर ये आज ज़रूरी हो गया था कि कोई आंदोलनकारी ऐसा कुछ करे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो? हालांकि राजनीतिक पार्टियां या कोई संगठन अगर इस तरह से आंदोलन करते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते, तो देखा नहीं गया कि उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो या उनके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन लिया गया हो। राजनीति उसमें शामिल हो जाती है। जी शमशेर सिंह जी, हमारे यहाँ देश में कानून है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 जी। उसके अंदर खासकर हिंसा, उपद्रव, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज के लिए 5 साल जेल और
या उसके साथ फाइन का प्रावधान है। इसके साथ इंडियन पीनल कोड के अंदर भी हमारे पास ऐसे प्रावधान है जिससे ये चीजें रोकी जा सकती हैं। लेकिन अमूमन देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात डिस्कस की है और कहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो बिल है, उसमें कुछ कमियां हैं कि जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, जैसे ट्रेनें जलाई जाती हैं और उसमें लोग जो है किसी कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता है। तो काफी टाइम से ये चर्चा जरूर हो रही थी कि और भी ज्यादा सख्त कानूनों की जरूरत है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि इन कानूनों का दुरुपयोग भी किया गया है। जैसे कि 2015 में जो पटीदार आंदोलन हुआ था गुजरात में, उसमें हार्दिक पटेल के अगेंस्ट सेडिशन के चार्जेस भी लगा दिए गए थे। तो वहाँ उनके जो लॉयर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आगे किया था कि हार्दिक पटेल ने कोई कॉल नहीं दिया था वायलेंस के लिए। तो ये कानून जो है, अभी तक जो कानून है वो थोड़े से पेचीदा हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कही है, उनकी एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने कहा कि नॉर्मली केसेस में ये देखा गया है कि अक्यूज को तब तक गिल्टी नहीं माना जाए जब तक कि वो प्रूव नहीं हो, प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंस जो है। लेकिन इस केस में उन्होंने कहा कि इसमें हमें प्रिजम्पशन पहले रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उसी को लेते हुए जो सरकार ने कहा है कि 20% जो है वो आपको पहले ही जुर्माना भुगतना जाना पड़ेगा, ये वाला एक प्रोविजन वो लेके आए हैं। तो देखिए, ये आंदोलन तो होते रहे हैं देश में और हो रहे हैं, लेकिन हम जनरली देखते हैं कि समाज में हिंसा बढ़ रही है। तो अपने आप में कानून में कुछ गलत नहीं है। अपने आप में अगर देखा जाए तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी किसी भी तरह आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो सवाल उठता है वो ये है कि अब की बार जैसे किसान आंदोलन में हमने देखा कि सरकारों ने खुद ही सड़कें खोली। तो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी जब स्टेट की तरफ से खुद होता है, तब क्या स्टेट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? कोई कानून, अगर वो कानून आप बना रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन टू पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों तरफ से होना चाहिए और दोनों का अकाउंटेबल उसके लिए ठहराया जाना चाहिए। और जहां तक लोगों में ये डर है या जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि इसका टाइमिंग जो है वो बहुत सस्पेक्ट है या उसे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस क्यों नहीं किया गया, ये बहुत ही वाजिब सवाल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आफ्टर ऑल, अगर ये इस तरह का कानून बनेगा तो वो समाज के लिए ही बनेगा। तो सुधार की जरूरत है, जो प्रोविजन है जिनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो डिबेट से, डेमोक्रेसी डिबेट से चलती है। और जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं उनका भी अधिकार होता है कि जब लॉज बनाए जाएं, कमिटीज में डिस्कस किया जाए। ये हड़बड़ में पास करने वाले जो नया एक तरीका है कि लॉज ले आए जाएं और उसके बाद बिल्कुल पास कर दिए जाएं, जैसे किसान आंदोलन में भी पास किया गया है, तो कोई डिस्कशन और डिबेट नहीं होता। तो डेमोक्रेसी के मायने क्या है? बिल्कुल, एक स्वस्थ बहस की आप बात कर रही हैं और पहले से जो कानून हैं इस प्रकार के, उनमें कुछ खामियां हैं, उनको ही दुरुस्त करके और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। मैं शंभू जी के पास चलूँगा। शंभू जी, आपने भारत भूषण जी को सुना, खालिद चालका जी को भी सुना, और इस बिल के पास होने को लेकर जो बहस हुई, उस बहस को आप कैसे देखते हैं? सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है कि इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं वो इनको हिंसात्मक होने से रोकना है, और दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना कि टाइमिंग जो है वो इस बिल को पास कराने की वो वाजिब प्रतीत नहीं होती है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो इस देश में पहले से कानून है और अच्छा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लॉ है देश में, और सालवी जी अधिवक्ता है तो वो इस बात को जानती है। मैं मेंशन कर रहा हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है पहले से इस देश में, और उसमें 6 महीने से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो पीजीपीपी एक्ट पहले से इस देश में मौजूद है, जो कि सभी राज्यों पर लागू है। दूसरा कि आईपीसी का जो 425 है, आईपीसी की धारा 425 है, वो भी कुछ इसी से संबंधित है। सीधे तो नहीं है, लेकिन इसी से संबंधित है कि कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो वो अपराधी होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2009 से लेकर के अब तक में 4 बार गाइडलाइन है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इससे कोई दोराय नहीं, सभी सहमत होंगे, सभी राजनीतिक दल भी सहमत होंगे कि
किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से, चाहे निजी प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए धरना के दौरान, प्रदर्शन के दौरान। लेकिन हर चीज के लिए बार बार आप जो कानून पहले से मौजूद है उसको जो कानून लाते हैं उसके बाद जो उसकी टाइमिंग होती है तो वो सवालों के घेरे में है। अभी मान लीजिए कि किसान आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, और सरकार जो है तो कानून ला रही है पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। शंभू जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, संपर्क टूट गया है। भारत भूषण जुयाल जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। टाइमिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है और कांग्रेस पार्टी में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जुर्माने की 20% राशि पहले से जमा करानी होगी, इस तरह के प्रावधान को लेकर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। दूसरा ये भी कि डर पैदा करने के लिए सरकार कानून लेकर आई है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और पहले से अगर कानून है तो फिर इनकी जरूरत क्या है? ये जो है आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस मसले पर, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाना चाहिए या उनको इस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए कि एक डर खुद ब खुद पैदा हो ऐसे व्यक्ति में जो अपराधी किस्म का है, तोड़फोड़ करता है, आगजनी करता है। शमशेर जी, इसमें अभी दो बातें आई हैं। बहन शालिनी जी ने भी कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में है डिबेट के आधार पर काम होना चाहिए, डिबेट में चर्चा में बात आए, पारित हो। तो ये जो सरकार जो बिल लेकर के आई है वो भी डेमोक्रेटिक फ्रंट पर ही लेकर के आई है, विधानसभा में लेकर के आई है, विधानसभा से बाहर नहीं आई। और विधानसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधि आरोप लगाया कि सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे। हाँ। जब हुड्डा साहब तो कहेंगे, क्योंकि विरोध में करना है तो विरोध में कोई ना कोई बात कहनी है। अगर वो ये मानते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप है और डेमोक्रेटिक के अंदर चुने हुए विधायकों के बहुमत के द्वारा अगर कोई कानून पारित हो रहा है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष भी उस पूरे मामले पर चर्चा करना चाहता है, बहस करना चाहता है और उसमें अपनी तरफ से कुछ बातें रखवाना चाहता है, या उनको लगता है कि क्योंकि राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों का भी अपना एक तरीका होता है, उन्होंने भी कई सारी चीजें देखी है। हाँ, मेरा निवेदन ये है कि अगर विपक्ष को लगता है कि कानून को पूरे तरीके से पढ़ ले, उसमें कहीं कोई व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्तिगत ऐसा उन्होंने बात रखनी है उसके प्रावधान के बारे में कि इस रूलिंग में ये कमी है, सरकार के सामने लाए। देखिए, अमेंडमेंट हमेशा, देखो मैं भी डेमोक्रेटिक की बात कर रहा हूँ कि अमेंडमेंट कहीं पर भी हमेशा स्वागत योग्य होती है डेमोक्रेटिक। भारत भूषण जी, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन यही तो बात है कि अगर इस पे थोड़ा वक्त और ले लिया जाता, सत्र और भी आगे होने हैं विधानसभा के, बहुत जल्दबाजी। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ खालिद भाई। अब इस बात को इस बात से जोड़ा जा रहा है, ये मंशा प्रकट की जा रही है और इस बात को जानबूझ करके इस तरीके से प्रोपोगेट करने के लिए किया जा रहा है कि टाइमिंग गलत है। टाइमिंग गलत का अर्थ क्या है? किसान आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, किसान आंदोलन को कितने दिन हो गए, अगर खुद कह रहे हैं कि कानून पहले से बहुत है। अगर सरकार ने अपनी किसी बुरा मंशा के कारण किसान आंदोलनकारियों को ऊपर कुछ इस तरीके का कार्रवाई करनी होती गलत तरीके से, गलत मंशा से, तो अब तक कर लेती। कानूनों में तो इनका कहने का है कि प्रावधान पहले से बहुत है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि किसानों को लेकर तो खुद अनिल विज ने ये कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान मान रहे हैं। ये भी एक बात है कि किसान मान रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि किसान है और 110 दिन से ज्यादा हो गए प्रदर्शन करते हुए, लेकिन पत्ता भी नहीं टूटा है। हाँ। मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ। हाँ। इसका मतलब हमारी मंशा किसान आंदोलनकारियों पर किसी प्रकार का इस कानून का जबरदस्ती कोई उपयोग करने का नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं होता है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि कानून की जरूरत क्यों थी। बाबा रामपाल वाला एक कांड हुआ था हरियाणा प्रदेश में, हमारी सरकार, उस समय कितनी बड़ी पुलिस फोर्स इधर से बाहर मंगा करके भी तब जाकर उस आंदोलन को रोकना पड़ा और करोड़ों रुपए जो है सरकार का खर्च हुआ और एक व्यक्ति के और एक जनता का स्वयंभू बनने के कारण खर्च हुआ। इसमें आप प्रावधान देखिए कि इस प्रकार का प्रावधान भी है कि अगर पुलिस बल को बाहर से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवाई जाती है किसी आंदोलन को रोकने के लिए, किसी क्षतिपूर्ति को रोकने के लिए, इवन उस तक का खर्चा उस व्यक्ति से उस संगठन से वसूल किया जाना चाहिए जिसके कारण सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ या सरकारी संपत्ति को बचाए रखने के लिए एक्स्ट्रा से खर्च करना पड़ा। इसी प्रकार का देखिए गोधरा कांड हुआ था। इनका कहना है कि 1984 में प्रिवेंशन टू डैमेज टू प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी बना। गोधरा कांड हुआ, पूरी की ट्रेन तक जला दी गई, लोगों की जानें चली गई। क्या हुआ? सरकार ने क्या किया उस समय? क्या इन्होंने कि कई प्रोडक्शन उसके रेलवे की बोगी को चला दिया गया तो किसी को पर इस प्रकार का मुकदमा दर्ज किया गया और उनसे रिकवरी की गई हो। हम हरियाणा प्रदेश में एक उदाहरण सेटअप करने जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति को डर होना चाहिए, कानून का डर हर व्यक्ति को होना चाहिए देश में। जिस प्रकार चोरों को
पुलिस का डर होना चाहिए, जिस प्रकार उग्रवादियों को डर होना चाहिए मिलिट्री फोर्सेस का, उसी यानी प्रकार ये मान से लिया जाए कि इस पहले प्रकार जो के कानून है उनसे अपराधियों में डर नहीं है, खौफ नहीं है, ये माना जाए। अभी आपने देखा हाँ। इस बात का एक उदाहरण और सामने आया। देखिए हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या कहा कि 20% जो है वो जमा कराना पड़ेगा, तब जाकर के आप जाएंगे ये उसमें सूट में जाने के लिए। वो इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति कर देता है और उसके बाद वो कानून का सहारा लेकर के दाएं बाएं को आड़ लेकर के बचने का प्रयास कर लेता है। शालिनी जी ने भी कहा कि सजा कोई लकुना रह जाती है। आरोपी को अपराधी होने से पहले अगर रुपया जमा कराना पड़ेगा, उसको ये कौन तय करेगा कि इसने काम किया है? हाँ। इसलिए तय किया जाएगा, इसका प्रोविजन पढ़िए आप। इसमें प्रोविजन कानून में क्या कहा गया है कि 1000 रुपए से ऊपर का कोई भी नुकसान होता है तो पहले उसमें एफआईआर अगर हो जाता है, एफआईआर कौन करेगा? कोई व्यक्ति एफआईआर कराएगा या सरकार एफआईआर कराएगी? एफआईआर के बाद उसमें जांच होगी, एसपी साहब जो एक अधिकरण है उसको जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट करेगा, सरकार को जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एसपी ने एक खाली डीएम ने कर दिया, सरकार के पास जाएगी, कमेटी करेगी, संस्तुति करेगी, तब जाकर के ये जांच में आएगा कि कौन व्यक्ति उसने वास्तव में सेलेक्ट था। जब जांच निष्पक्ष तरीके से होती है, देखो मंशा की बात करें तो कोई भी गलत कर सकता है, लेकिन अगर मंशा अच्छी है, ये मंशा की बात कर रहे हैं, सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे इस कानून को, इस विधेयक को लाने की मंशा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके पास भारत भूषण जी, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि हमारी मंशा ठीक है और हम ठीक मंशा के तहत ये विधेयक लेकर आए, इसको पास किया गया है और 20% जुर्माने की जो राशि पहले जमा करानी होगी उसमें कई स्तर की जांच होगी, जांच के बाद तय होगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि अक्सर कई बार यह भी होता है कि जो जांचें होती हैं उस पर जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहां से व्यक्ति जो है वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आरोप के छूट जाता है, बरी हो जाता है। तब उसके लिए क्या प्रावधान है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों ना हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. मौसमी बुखार से बचने का उपाय, सिर दर्द, बदन दर्द से कैसे पाए राहत, बताएंगे जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजेंद्र वार्षण ने। देखिए आपका डॉक्टर कल दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार एक मसले पर बात कर रहे हैं। सरकार, हरियाणा सरकार की बात मैं कर रहा हूं, एक ऐसा विधेयक लेकर आए जिसमें अगर कोई आंदोलनकारी या कोई उपद्रवी तत्व या कोई संगठन या समूह सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी
जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग गलत है और इस विधेयक में कुछ त्रुटियां उनको नजर आती हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। भारत भूषण जुयाल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, खालिद चहल का प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है, शंभू भद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं और डॉक्टर शालिनी यादव अधिवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं शंभू जी आपके पास आऊंगा। बात हम कर रहे थे, पूरी बात नहीं हो पाई थी, बीच में तकनीकी दिक्कत की वजह से जो है आपकी मुझे बात को रोकना पड़ा बीच में। लेकिन आपसे अगर जानना चाहूँ मैं कि जो सरकार ये कह रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और उसमें उनको कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसमें विपक्ष की राय भी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेना चाहिए, लेकिन हमसे इस बारे में चर्चा नहीं की गई। अब सरकार कहती है कि आप इसको पढ़ लो, उसमें आपको पता लग जाएगा। ये चीजें आपको क्या दिखाती हैं? देखिए, भाजपा सरकार के साथ चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, दिक्कत हमेशा ये रही है कि कोई भी फैसला कर रही है तो चीजें फैसला कर रही है। जो डेमोक्रेसी का नियम है कि सरकार को कोई फैसला करना होता है तो याद होगा कि पहले मीडिया में उसकी प्रेस ब्रीफिंग होती थी, विपक्ष के साथ बैठक होती थी, उनको कोई चीज ला रहे हैं उन पर चर्चा होती थी, मीडिया के लिए चर्चा होती थी, फिर आप किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे पहुंचते थे। लेकिन 2014 से देश का दुर्भाग्य है कि ये ऐसी सरकार आई है जो ऐलानिया फैसला करते हैं कि आपको अगर नोटबंदी करनी है तो आप रात रात ऐलान करते हैं, जीएसटी कानून है तो रातों रात लेके आते हैं, आपको अगर कोई धारा हटानी है तो तुरंत रातों रात करते हैं। यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग का जो डेमोक्रेसी का जो मूल चीज है, उस चीज को ये गवर्नमेंट लगातार मेहनत कर रही है और जो कि तरीका अच्छा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और जनमानस के लिए। आज मान लीजिए यही कानून का विरोध क्यों हो रहा है? एक तो इस कानून की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से देश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आईपीसी की एक्ट है, कानून बने हुए हैं, तो उनको आप इम्प्लीमेंट करिए। और इसी सरकार से पूछते कि जब जाट आंदोलन हुआ था उस दौरान पूरे देश की करीब एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार 32,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई थी, उसमें कितनी वसूली कर ली सरकार ने, जबकि कानून ऑलरेडी इसके पास मौजूद थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है सेंटर में, इसने बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कितना धरना प्रदर्शन किया है, कितने संपत्तियों की बर्बाद किया है, क्या क्या नहीं किया है बीजेपी के विपक्ष में रहते हुए इनके नेताओं ने। तो कांग्रेस ने क्या कर लिया, कांग्रेस सरकार ने, जबकि 84 से आपके पास कानून है और 6 महीने से 10 साल की सजा है। तो ये केवल मुद्दों को अभी जो स्टेट का काम होना चाहिए था, फोकस होना चाहिए था कि आप डेवलपमेंट कैसे करते हैं, आप चीजें कैसे करते हैं। इसी किसानों के आंदोलन को सॉल्यूशन करने की बजाय आप कानून लेके आ रहे हैं। आप किसानों से बातचीत करने की बजाय, किसानों की समस्या का समाधान करने की बजाय आप एक नया कानून लेके आ रहे हैं। पहले से ही जो चीज मौजूद है उसमें फिर एक नया चीज लेके आइए, आप नया कानून लेके आइए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो सरकार है गंभीरता से काम करे और विपक्ष भी गंभीरता से काम करे, प्रदेश के विकास के लिए काम करे। आप बताइए कि डेवलपमेंट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कहीं सड़कें बनती है, 700-800 करोड़ खर्च करके एक सड़कें बनाते हैं और अगले 3 महीने के बाद एक पानी वाला आता है नल उठाने के लिए, पूरा सड़क तोड़ के चला जाता है, फिर वो नल उसमें लगाता है, फिर सड़क बनती है, टेंडर निकलता है, फिर सड़क बनती है। अब बिजली वाला आया, वो तोड़ के चला गया सड़क, फिर टेंडर बनती है और इस देश में ये लगातार होते रहते हैं। तो वहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को कौन नुकसान पहुँचा रहा है? अभी किसान आंदोलन में पब्लिक प्रॉपर्टी पे सड़क खुदवाए गए गाजीपुर बॉर्डर पे, तो वो नुकसान सरकार तो खुद ही कर रही थी। तो कहने का सेंस कि जब सरकार ये काम करे, सरकार पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाए, तो उसको कौन जुर्माना लगाए, उसके लिए कौन सा कानून आ रहा है? पब्लिक की बात समझ में आती है, आंदोलन करने वाले की बात समझ में आती है। और डेमोक्रेसी में अगर कोई आंदोलन नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई बात नहीं अपनी रखेगा, उसके पास तरीका क्या होगा? ये जो इस वक्त टाइमिंग को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, इसको लेकर आपने शंभू जी कहा, मैं विपक्ष को लेकर भी पूछना चाहूंगा। आज विपक्ष की जो भूमिका है वो आपको कहाँ नजर आती है? क्योंकि आज विपक्ष ये तो कहता है हमसे पूछा नहीं जाता, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है? विपक्ष आपस में एकजुट है क्या? विपक्ष के लोग एक साथ खड़े हैं क्या? सरकार की समस्या देखिए, विपक्ष की समस्या ये है कि एक तो एकजुट नहीं है, दूसरा कि एजेंडे वाइज विपक्ष सरकार को घेर नहीं पाती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के 2014 से लेकर के अभी तक की सरकार को आप देखिए, 21 पर घोषणाएं की है इस सरकार ने, और अगर ये एक घोषणा का एक्सरे करे ना विपक्ष ढंग से, तो सरकार को आगे एक कदम चलने का मौका नहीं मिला। लेकिन विपक्ष भी होमवर्क नहीं करना चाहता है, विपक्ष भी हमको
पका पकाया मुद्दा चाहे आते हैं अपना बोल के चले गए। आप ग्राउंड पे सरकार को घेर ही नहीं पाते हैं। ग्राउंड पे काम ही नहीं करके आप देते हैं कि जो आंकड़ा जो चाहिए, सरकार ने कोई घोषणा की है तो वो बना है कि नहीं बना है, किस स्टेज में है, कहाँ पे है कंडीशन, उसके लिए सरकार को घेरिए तो कभी आप। इसी सरकार ने 5 लाख करोड़ हैपनिंग हरियाणा के दौरान इन्वेस्टमेंट की एमओयू साइन किया था। इस सरकार से पूछिए तो कि कहाँ गया एमओयू। जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर बिल्कुल SYL लेके बैठ जाएगा या विधानसभा में हंगामा कर लेंगे, बस समझते मेरा काम हो गया। कितनी गंभीर मंत्रणा होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज यही एक वजह कहीं ना कहीं नजर आती है जो हम बात कर रहे हैं शंभू जी की, विपक्ष कहां खड़ा है। आज विपक्ष सवाल तो पूछता है सरकार से, पूछने का अधिकार है उनका, लेकिन खुद से सवाल कितना पूछता है विपक्ष। आज इस कानून को लेकर, विधेयक को लेकर बात हो रही है, उससे पहले भी कई बार कई मसलों को लेकर बात हुई। खाली चहलका साहब, सरकार तो ये कहती है गैर कानूनी गतिविधि करने वालों पर हम अंकुश लगाएंगे, सजा देंगे। हमारा पक्ष ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं, इन मसलों का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी, जो कई बातें शंभू जी ने बताई हैं, उनको लेकर आप लोग कितने एकजुट हैं? आप लोगों से सवाल नहीं पूछा जाता, ये भी कहा 2014 से लेकर आज तक उन्होंने, लेकिन आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना एक साथ आने की। वैसे तो शंभू जी का अपना नजरिया है, क्योंकि मैं तो ये नहीं कहता कि जैसे भाजपा कहती है कि मैं ठीक हूं और सारा देश नहीं, और उन्होंने दोनों बातें कही। उन्होंने सरकार को लेकर भी कहा कि 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो सरकार ने पूछा नहीं है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, विपक्ष का काम क्या है, जो उचित स्थान है आपका विरोध दर्ज करने का, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो। जब आप संसद में सुनना चाहते हैं, जब आप कोई कानून बनाते हैं विपक्ष को, ना आप विधानसभा में सुनना चाहते हैं। अभी जब आप 3 कृषि के कानून बिल लेके आ रहा, वो कानून है, आपने किसको सुना वहां पे? ये भाजपा के लिए सवाल है कि वहां पे सुना किसको? आप एकाएक कोई फैसला कर देते हैं, मतलब बिल्कुल तुगलकी फरमान जिसको कहते हैं। हालांकि शब्दों के लिए आज जगह नहीं है, ये बहुत पुराने शब्द हो गए, लेकिन ये फरमान अजीब तरह के करते हैं। आप कोई भी आदेश सुना दे। अब देखो, बहन शालिनी जी ने भी माना, चंद्रा साहब ने भी माना कि बहुत सारे कानून है शमशेर भाई हमारे देश के अंदर कि हम सरकारी संपत्ति का नुकसान रोक सकते हैं, असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आपकी मंशा क्या है? आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, जब से उत्तर प्रदेश में कानून आया है ना, करीब 50-60 मुकदमे इस तरह के हो गए जिसमें बेकसूर लोगों फंसाए जा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के आपको बता रहा हूँ। मतलब इस कानून का दुरुपयोग होता है, जैसे सालिक जी ने बहन ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग कहाँ पे हुआ? हार्दिक पटेल के खिलाफ हुआ। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां कानूनों का दुरुपयोग भाजपा अपने, मतलब ये समझ लीजिए ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हुआ आज तक? खालिद साहब एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कानून है देश में जिसका आज तक दुरुपयोग ना हुआ हो? ऐसे कौन से कानून है? मुझे एक कानून बता दीजिए जिसमें जिसका दुरुपयोग ना हुआ हो। समझे? हाँ शमशेर जी, हमारे देश के कानून, हमारा देश का संविधान और हमारे देश का नागरिक सभी अपनी अपनी जगह सब कुछ मजबूत है। लेकिन जब से पिछले 7 साल से इस देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में 6 साल से, मतलब सारी चीजें आपको ऐसा लगता नहीं अस्त व्यस्त हो गई हैं। सभी चीजें, यहां तक कि संविधान को बदलने के प्रयास चल रहे हैं भाजपा के, और उनको लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं। 1984 दंगे याद हैं आपको? आपकी सरकार में आपको गुजरात के दंगे याद हैं? ये चर्चा को ऐसा गिनाना शुरू करेंगे तो मैं, मेरा दामन आपसे साफ है, मेरा दामन तुझसे बेहतर है, मैं साफ हूँ, मेरे दामन पे दाग नहीं है। तो ये चीजें हम इतिहास में जाएंगे। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। कोई ये कहे कि मेरा दामन बिल्कुल साफ है, उस पर कोई दाग नहीं है, तो ये जाती होगी। हाँ नहीं शमशेर जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय जो भाजपा के लोग संसद में बैठे हैं, आप उनको देख लीजिए। सरकार का एक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा अपराधी, सबसे बड़े बड़े गंभीर अपराध जिनके ऊपर है, वो संसद में बैठे भाजपा के लोग। मुझे बताइए कि कांग्रेस में अपराधी नहीं है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस पे हम बहस करेंगे किसी और दिन, जब इसमें जब कोई और मसला है। हाँ, मैं जब कोई चुनाव होगा, वो लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तब हम बात करेंगे कि कितने अपराधियों का ट्रैक रिकॉर्ड, कितने नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ
मेरी तो मंशा इतनी थी कि 1984 के दंगों में जिन लोगों ने सिख भाइयों के घर जला दिए, उनके गलों में टायर डाल कर ये देखो जवाल साहब, आपने उन लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत क्या नहीं, ठीक है। क्या आपने जो जिस मसले पर मैं बात कर रहा हूँ, कीचड़ उछालने का काम सिर्फ आपने कोई कार्रवाई, कीचड़ उछाल सकते उन हैं, लोगों को, उन आंदोलन, उन कीचड़ कांग्रेसियों उछालने का, लोगों की आजादी को दबाने का ये काम सिर्फ भाजपा करती है इस देश के अंदर। लोगों की आजादी को खत्म करने का, कीचड़ उछालने का काम सिर्फ भाजपा करती है। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप सदियों इस देश में सत्ता में रहेंगे और पूरे राजनीतिक दल इस देश के विपक्ष में रहेंगे, आप अपने हिसाब उनको डराएंगे, अपने हिसाब से उनके खिलाफ कानून का इस्तेमाल करेंगे, तो ये नहीं होगा जवाल साहब। ठीक है, मैं भारत भूषण जी से बात करना, ठीक है। भारत भूषण जी, मेरा एक सवाल आपसे ये कि इस देश के नागरिक भी हैं। भारत भूषण जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हम एक दूसरे का तो गिनाते रहेंगे, कांग्रेस बीजेपी का गिना देगी, बीजेपी कांग्रेस का गिना देगी, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं सरकार ऊपर भी आपकी है, हरियाणा में भी आपकी पार्टी की सरकार है, और जैसे कि शंभू भद्री जी ने बात की, शालिनी जी ने भी बात की कि हमारे पास कानून बहुत सारे हैं, उन्हीं कानूनों को बेहतरी से इस्तेमाल में लाया जाए तो फिर इस तरह के कानून की जरूरत नहीं पड़ती, उनका ठीक से इस्तेमाल हो जाए तो बहुत ठीक हो जाए। एक बात तो ये आपसे पूछूंगा, और एक आरोप ये भी लगता है कि चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या हरियाणा सरकार की बात करें तो विपक्ष से पूछा नहीं जाता है। इस तरह की बातें भी आरोप के तौर पर कई बार लगती रही हैं, तो विपक्ष को साथ लेने में दिक्कत क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया है कि जिसकी सरकार हो, बहुमत जिसका हो, वो कानून बना सकती है, विधेयक पास कर सकती है, लेकिन विपक्ष से पूछा जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनतंत्र में, लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका रही है, रहेगी। उसका सम्मान विपक्ष के रूप में निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन विपक्ष की जैसी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि विपक्ष किसी भी बात का विरोध सरकार का मात्र इसलिए कर रहा है या करने की प्रवृत्ति बन गई है कि वो विपक्ष में है तो उनका विरोध ही करना है। जैसे अभी शालिनी जी ने उदाहरण दिया कि कुछ लोग कानून के लकूने का फायदा उठा करके बच करके निकल जाते हैं जो वास्तविक अपराधी होते हैं, तो उसमें अब हम उसी कानून से बचने के जो उसमें दाव पेच है उनको रोकने के लिए इस प्रकार का कानून लेकर के आ रहे हैं। जैसे 20% धनराशि जमा कराने का ही है, एकदम से उसके ऊपर धनराशि जमा कराने का ही। आप देखिए, अगर इकोनॉमिक ऑफेंस भी होता है, इनकम टैक्स का ऑफेंस है, और जैसे कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालनी होती है, उसमें भी पैसा जमा कराना होता है कि कोर्ट फीस जमा हो जाए, बाद में जीत जाए तो रिफंड हो जाता है, और हार जाए तो वो पैसा जमा कराओ, समझो और भी जमा कराना पड़ता है। तो ये कोई बहुत बड़ी लेकिन ये पहचान कैसे होगी? क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी? कहीं पर किसी ने कोई नुकसान कर दिया? एक छोटा सा सवाल मेरा भारत भूषण जी, मैं आपसे पूछूंगा, फिर शालिनी जी पूछूंगा कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? कहीं पर 5000 लोग इकट्ठा हुए, उन 5000 लोगों में 5-7 आपराधिक किस्म के लोग आए, दंगा फसाद किया, नुकसान पहुंचाया, 4-5 जगह तोड़फोड़ करी, लेकिन उन 4-5 लोगों की वजह से बाकी जो 5000 लोग हैं उनके साथ आप लोग कैसे निपटेंगे कि इन्होंने किया कि नहीं किया? पहचान कैसे होगी? देखिए, पहले मानते हैं हम कि पहले वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी स्पॉट की रिकॉर्डिंग वगैरह के ऐसे प्रावधान नहीं हुआ करते थे, बहुत समय पहले की बात है। आज के समय पर सब कुछ सक्षम है, सब कुछ हो सकता है, और अगर इस प्रकार का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो पता भी कैसे लगेगा। इसमें कानून में जो प्रावधान बना है हमें पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष एक बार उसको पढ़े। जैसे जीएसटी का उदाहरण है, अगर जीएसटी में कुछ खामियां रही तो 100 से ज्यादा अमेंडमेंट जीएसटी में हो चुके हैं, तो किसी के ऊपर ये कह देना कि टाइमिंग के हिसाब से किसान आंदोलन को दबाने के लिए ऐसा है, ये मंशा इनकी है कांग्रेस की कि ये भ्रम फैलाए ताकि जो किसान लोग हैं वो भड़क जाएं। इनकी मंशा आज सिर्फ इतनी है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। अगर उसमें जांच किसानों को भड़काने के लिए चीज कही जा रही है इस प्रदेश के अंदर, मान लो आप और लोग नहीं रहते हैं आप उदाहरण देखिए, एक जज साहब की कार को आग लगा करके जला दिया गया था और जज साहब की हत्या हो गई थी। आप इतना बड़ा संगीन अपराध हो गया था। ऐसे लोगों के मन में डर कानून का होना ही चाहिए कि अगर मैं आंदोलनकारी भी हूं तभी मुझे अपनी सीमा में रहकर काम करना है। आंदोलन को सीमा में। मैं डॉक्टर शालिनी से पूछूंगा, डॉक्टर शालिनी जी, जो बात भारत भूषण जी कर रहे हैं कि डर होना चाहिए, क्या पहले के कानूनों का डर हमारे देश के उन लोगों में नहीं है जो लोग आपराधिक किस्म के हैं, अपराध करते हैं? और दूसरा है कि इस विधेयक में कहां पर आपको कोई खामी नजर आती है जिस पर विचार होना चाहिए, बात होनी चाहिए? जी शमशेर जी, देखिए, मैंने आपके पिछले वाले शो में भी यही बात की थी कि जब पहले ही ये कानून ऐसे बहुत सारे हैं तो इस नए कानून का क्या तात्पर्य है ये मुझे समझ में नहीं आता। बहुत डिटेल में ये कानून क्या है, इसकी क्या खामियां है, इसका पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है, वो तभी समझ में आएगा। जहाँ तक मैंने आपके शो पे सुना है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की तोड़फोड़ हुई तो जो उसकी
जो क्षति होगी वो सबसे वसूली की जाएगी। तो ये अपने आप में ही बहुत ही गैर कानूनी और बहुत ही प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि आंदोलनों में नकाबपोश घुस के आते हैं, बहुत तोड़फोड़ करते हैं और उसका किस चीज को जिम्मेदार ठहराया जाता है। किसान आंदोलन में 26 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो 80-80 साल के बूढ़े थे, जो फौज से रिटायर्ड थे, उनको पकड़ के उनको जेलों में डाला गया है, उनके साथ अति की गई है। तो कानून का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। और जहाँ तक ये जो कानून नया लाया जा रहा है, तो मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है, देखिए इस पर सिटीजन के राइट बहुत हद तक कम किए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमारी पुलिस गवर्नमेंट हो रही है कि जितने जोर जबरदस्ती से आप कर सकते हैं, जितना जो इंडिविजुअल राइट्स है उनको खत्म किया जाए और स्टेट का पावर इंक्रीज किया जाए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम देख रहे हैं कुछ टाइम से, कृषि कानून पे भी देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा खतरा इस देश पे है, भारत मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिएगा। तो पूरा जो आंदोलन है उसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम देख रहे हैं कि बहुत पैसे वाले लोग, खासकर की जो कॉर्पोरेट्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका पावर हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर तगड़ा हुआ जा रहा है। संसदों में या असेंबलीज में भी जब हम देखें तो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो अमूमन बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो आम इंसान जो है वो उस जगह तक पहुँचता ही नहीं। और यहाँ पे बात आती है हमारे विपक्ष की, जो हम लोग आप लोग बात करते हैं कि विपक्ष क्यों मजबूत नहीं है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ मुद्दों को थोड़ी देर के लिए असेंबलीज में डिस्कस कर लेता है, डिबेट कर लेता है, लेकिन ग्रास रूट पे आके, जमीन पे आके वो मेहनत नहीं करना चाहता। क्योंकि आमतौर पर जो लोग पहले इतने रसूख वाले हैं, उनको जो आम आदमी है उसकी जरूरतें या उसकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। शंभू भद्रा जी, आपसे मैं कमेंट चाहूँगा कि पहले भी जैसे हम बात कर रहे हैं किस तरह के मसले बहुत हुए हैं, लेकिन उन लोगों को सज़ा हुई कि नहीं हुई, उनसे जुर्माना वसूला गया नहीं वसूला गया, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं, आज बहुत कुछ हमारे पास साधन मौजूद हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था, उसमें पहचान करना बहुत सीधा और सरल है। कहीं पर कोई आंदोलन चल रहा है, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए, अपने प्रशासन को लगाइए और उसके हिसाब से जो भी दंड बनता है, हम पुराने अपने कानूनों के हिसाब से उनसे जुर्माना वसूल सकते हैं, सजा दे सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये विधेयक है या इसकी ज़रूरत आज नहीं है, इसको लेकर सरकार को क्या फिर से विचार करना चाहिए, विपक्ष को साथ लेकर बात करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि दिल्ली हिंसा में लाल किले पे जो झंडा फहराने का मामला था, जिनको मुख्य आरोपी जिसको बनाया गया, आप देखिए कि वो सोशल मीडिया पे था, उसकी कितनी देर से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद भी वो मामला यूं का यूं चल रहा है कि कानूनी प्रक्रिया है। जब आप रेप केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा सकते हैं, तो इन जैसे मामलों के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाइए। और इस तरह के लोगों को आप जल्दी से सजा देंगे तभी तो लोगों में कोई डर होगा या कोई खौफ होगा। यानी कि आप हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे और अपनी सुविधा या अपनी असुविधा के हिसाब से कानून को या फैसले को डील करेंगे, तो उसकी तो बात नहीं बनेगी। जब कोई भी कानून होगा तो सबके लिए समान होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार में है तो आप अपने हित में विपक्ष को या दूसरे लोगों को आप पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। आप देखिए कि बहुत सारे, पीछे मैं आपको उदाहरण दूंगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे केस हुए थे जिसमें कि लोगों को जेल में डाला गया, पकड़ा गया, लेकिन 1-2 साल के बाद क्या हुआ, एक भी मामला कोर्ट में नहीं ठहरता है, वो सब बरी हो जाते हैं। तो यानी कि आप इससे ये सब जो होता है, ये बात में महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार की तब की बात कर रहा हूँ और ये गौतम नवलखा जैसे मामलों की बात का जिक्र कर रहा हूँ कि उस वक्त में देखिए कि आपने तुरंत पकड़ के सबको अरेस्ट किया और आपका कोई मामला केस ही मजबूत नहीं था, क्योंकि आपकी भावना अच्छी नहीं थी, आप एक दुर्भावना से काम कर रहे थे। और सरकार में डेमोक्रेसी में है तो कोई भी आप पद पे हो तो कम से कम दुर्भावना में ना आए और ये भी ना आए कि मैं आजीवन इस पद पे रहूंगा या इस देश में आजीवन मेरी ही सरकार रहेगी। लोकतंत्र है, जब भारत का इतिहास देखेंगे तो कितने राज्य आए, कितने राज्य गए, कितने नेता आए, कितने नेता गए। 45 से ही देखे तो कौन कौन लोग पीएम बने, गए, क्या क्या नहीं किया, सब आपके सामने है। तो कोई अजर अमर तो है नहीं। तो आप इस देश को एक कंटिन्यूटी में चलने दीजिए
और देश को में इस ऐसी कोई बात मत करिए जो देश की जो भावना है, लोकतंत्र है, उसको नुकसान पहुंचाए। मेरा सिर्फ ये, सरकार में कोई भी बैठा हुआ हो तो ये ना समझे कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं ही सही हूँ या मैं ही हमेशा पावरफुल हूँ कि जो मैं चाहूँ वो मैं कर लूँ। तो ये सब दिन बहुत दिन नहीं चलता है। जब इंदिरा गांधी हार सकती है, जब तो हमारे इस सरकार को भी देखना चाहिए कि कितना भी बहुमत आपको मिला हो, यही जनता आपको पद से, आपको सरकार से उतार सकती है। और ये हमेशा उसको एक भय रहना चाहिए, जनता का भय रहना चाहिए। इसीलिए आप कोई ऐसा काम ना करिए कि जनता को आप बार बार परेशान करें, चाहे इस कानून से, चाहे डर दिखाकर, चाहे ये करके, चाहे वो करके। मेरा सिर्फ ये है कि कानून, ये बात सही है कि धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए और ये धरना करने वाले लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन उसी को एक ड्रैकोनियन तरीके से, यानी कि लगता है जैसे कि अंग्रेज का रूल आ गया हो, कि अंग्रेज के शासन में जिस तरह से आप एक व्यक्ति के कानून जिससे बनाए गए थे, सारे कानून भारतीयों को परेशान करने के लिए बनाए गए थे, न कि भारतीयों की सुविधा के लिए बनाए गए थे। यही सरकार जब 14 में आई केंद्र में, तो मोदी जी ने दावा किया हम 1000 कानून खत्म कर चुके हैं, बेकार कानून। और वही सरकार देखिए कि उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या कर रही है कि अलग अलग तरीके से नए नए आप कानून ला रहे हैं। जो कानून है उसको भी आप बैकडोर में डाल करके नया कानून ला रहे हैं। तो केवल कानून लाना ही तो समस्या का समाधान नहीं है ना, उसका इम्प्लीमेंट पार्ट कौन है, आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, उसको तो आप दिखाइए जनता को कि आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं। केवल विपक्ष को पकड़ लेना, विपक्ष को निशाना बनाना, विपक्ष को घेर लेना, या चाहे राजनीति हो या गैर राजनीतिक लोग हो, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसको आप दबाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत दिन नहीं चलेगा। चाहे कानून के जरिए, चाहे डर दिखा करके, चाहे सीबीआई के जरिए, चाहे ईडी के जरिए, किसी भी के भी जरिए, और चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहना चाहता, माफी चाहता हूँ, अदालत को छोड़ करके बाकी जो संसाधन है, जांच एजेंसियां हैं, उनके थ्रू जो आप लगातार ये चीज करेंगे तो वो चलेगा नहीं। जी चलिए शंभू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। भारत भूषण जी, वक्त नहीं है, फिर चर्चा करेंगे, वक्त नहीं है। भारत भूषण जी, खालिद चलका साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शालिनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, चर्चा को ये पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज हम बात कर रहे थे सरकार की तरफ से जो संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 लाया गया है, उसको लेकर हम बात कर रहे थे। विपक्ष का कहना है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, उनको इससे हटा देना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। वहीं राजनीति के जानकार लोग, पत्रकार लोगों से हम बात कर रहे थे, शंभू जी से मैं बात कर रहा था और अधिवक्ता शालिनी यादव जी से मैं बात कर रहा था। उनका ये कहना है कि हमारे देश में पहले से ऐसा कानून है, अगर उन्हीं कानूनों को बेहतरी से लागू किया जाए, उनके ऊपर अमल ठीक से किया जाए, तो इस तरह के कानूनों की जरूरत है नहीं। आज के इस दौर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको अपनी बात रखने का, सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन अगर इन कानूनों में ऐसा कुछ प्रावधान है जिससे आवाज उठाने वालों पर ही कोई कुछ लग रहा है, तो फिर यह कानून गलत है। लेकिन अगर सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है, साफ सुथरी है, पारदर्शी है, वो ये सोचती है कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी आंदोलन में, उसकी पहचान करने के लिए हमने कानून जो है हम लेकर आए, विधेयक लेकर आए, पास किया हमने। इस विधेयक को इसी प्रकार से हम पारदर्शी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से लागू भी करेंगे और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएंगे जो गलत मंशा वाले लोग हैं। तो देखना होगा कि इस विधेयक को पास कराने के पीछे सरकार की मंशा कितनी साफ है और विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है वो कितने कारगर उनको नजर आते हैं। ये तो विधेयक कानून बनने के बाद और इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।